हेलो स्टूडेंट्स, प्यारे विद्यार्थियों। थर्मोडायनेमिक्स ऊष्मागतिकी की ई लेक्चर सीरीज में आप सभी का स्वागत है। आज का टॉपिक जिसके बारे में स्टडी करेंगे वो है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम, शून्यवा नियम, जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। इसकी स्टडी हम पिछले ई लेक्चर में कर चुके हैं। आज का जो अपना टॉपिक प्रथम नियम, ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तो ये जो नियम है ये एक एम्पिरिकल रूल या एक्सपेरिमेंट बेस्ड रूल है। जितने भी थर्मोडायनेमिक्स के रूल है, जो 4 रूल के बारे में हम स्टडी किए हैं, बाकी जो साइंस की ब्रांच है उसी की तरह ये भी एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन पर बेस्ड है और इनकी जो वैल्यूज है, जो लाज है, वो स्टिक बैठते हैं, एक्यूरेट बैठते हैं। जो प्रथम नियम है, ये नियम जो पहला के नियम है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ये पहले से ही चला आ रहा है। ऊर्जा का संरक्षण का नियम। ऊर्जा न तो उत्पन्न की जा सकती है और न ही नष्ट की जा सकती है, ये नियम भी यही बताता है। इसलिए इस नियम को ऊर्जा का संरक्षण नियम के नाम से भी काफ़ी समय से जाना जाता है। हालांकि ये अलग से भी एक लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के नाम से भी जाना जाता है। एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड बट कैन बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। ये बेसिकली जो क्लोज सिस्टम है उस पर लागू होती है। और अगर हम ब्रॉड सेंस में बात करें ओपन सिस्टम के लिए, फ्लो सिस्टम, नॉन फ्लो सिस्टम, स्टडी सिस्टम, तो उन सभी में फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को लागू होगा। तो एक तरह से लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी फर्स्ट लॉ का ही एक उप नियम है। तो ये नियम जिसकी हम स्टडी कर रहे हैं, तो इसको हम किस किस तरह से परिभाषित करेंगे, तो उसी के बारे में हम स्टडी करेंगे। तो पहली बात, जो जीरोथ लॉ है वो हमें तापमान की परिभाषा दी। जो तापमान है, अगर ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ जाता है कि तापमान की डेफिनेशन या थर्मोमीटर किस नियम पर आधारित है, तो जीरोथ लॉ पर आधारित है। तो वहाँ पर हमने ऊष्मा दी और टेम्परेचर बढ़ा। हम दो चीज़ की स्टडी की। ऊष्मा से देने से, सिस्टम को ऊष्मा देने से टेम्परेचर बढ़ता है और ऊष्मा निकालने से उसका टेम्परेचर घटता है। उसको मेजर करने के लिए थर्मोमीटर का यूज़ किया। अब हम बात करते हैं कि जो ऊष्मा देते हैं तो वो सिर्फ टेम्परेचर बढ़ाने की काम आती है या और भी कुछ काम करती है। तो यही जो ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम है वो इसी के बारे में डिटेल से बताता है। ऊष्मा देने से सिस्टम की इंटरनल एनर्जी बढ़ती है, जिससे उसका तापमान बढ़ता है, या यह कहे कि तापमान बढ़ने से उनकी इंटरनल एनर्जी बढ़ती है। लेकिन साथ साथ में सिस्टम वर्क भी कर सकता है और दूसरी एनर्जी भी इंक्रीज हो सकती है। तो इंटरनल एनर्जी या अन्य प्रकार की एनर्जी को भी के साथ में वर्क को भी शामिल कर लिया जाए तो ये एक तरह से प्रथम लॉ हो जाएगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इसकी जो डेफिनेशन है, उसके हमें 3 डेफिनेशन देंगे। तीनों से हमें इसको समझाना पड़ेगा कि आखिर ये नियम है क्या। तो सबसे पहले हम एक बात करते हैं परपेचुअल मोशन मशीन ऑफ फर्स्ट काइंड।
तो ये मशीन क्या होती है, ये जो मशीन है ये बताती है कि किसी भी सिस्टम को, या जो साइक्लिक सिस्टम है या चक्रीय प्रक्रम है, उसको ऊष्मा देने से कार्य होता है कि नहीं होता। तो ये हमने ऊपर देखा कि ऊष्मा देने से आंतरिक ऊर्जा बढ़ती है और कार्य भी होता है। लेकिन जो प्रथम प्रकार की शाश्वत गति मशीन है, जिसको हम PMM फर्स्ट, परपेचुअल मोशन मशीन ऑफ फर्स्ट काइंड, पी का मतलब परपेचुअल, परपेचुअल मोशन मशीन ऑफ फर्स्ट काइंड। तो ये मशीन PMM1 बनाया जाना असंभव है। तो ऐसी मशीन कौन सी है जिसका बनाया जाना असंभव है? कि वह मशीन जो बिना कोई ऊष्मा लिए कार्य कर दे। ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। वैसे भी हम देखते हैं कि बिना ऊष्मा के कुछ भी नहीं होगा। ऐसी मशीन आज तक बनी ही नहीं है कि जो बिना ऊष्मा के कार्य में बदल दे। तो ये मशीन, इस मशीन को हम इस तरह से लिख सकते हैं, PMM, या किसी साइक्लिक प्रोसेस सिस्टम है कि सिस्टम साइक्लिक प्रोसेस से गुजरेगा। साइक्लिक प्रोसेस का मीन्स क्या है? हाँ, ये भी हमें समझना पड़ेगा कि एक साइक्लिक प्रोसेस और प्रोसेस क्या होता है? प्रक्रम। तो थर्मोडायनेमिक्स में प्रोसेस का मतलब थर्मोडायनेमिक सिस्टम की एक अवस्था से दूसरी अवस्था तक पहुंचने को हम प्रोसेस कहते हैं, या उसको प्रक्रम बोलते हैं। ये अलग अलग हो सकते हैं, आइसोथर्मल, आइसोबारिक, या कांस्टेंट वॉल्यूम, एडियाबैटिक, आइसेंट्रोपिक, पॉलीट्रोपिक, कोई सा प्रोसेस हो सकता है। तो इसी तरह से दो या दो से अधिक प्रोसेस मिलकर चक्र बनता है, साइकिल। साइकिल कब बनेगा? जिसमें मिनिमम दो या दो से अधिक प्रोसेस हो, वो उसे साइकिल कहते हैं या चक्र कहते हैं। तो थर्मोडायनेमिक्स प्रोसेस में जो चक्र है उसका मतलब ये हुआ कि इनिशियल पोजीशन से चलकर वापस अगर उसी पोजीशन, इनिशियल अवस्था, अगर ये सिस्टम इनिशियल अवस्था जो भी है इसकी 1 मान लेते हैं। 1 के अंदर इसकी जो भी कंडीशन है, P1, T1, V1, ρ1, U1, S1, जो भी है, ये घूम के दूसरी अवस्था में, अगर पहली अवस्था से दूसरी अवस्था, ये मान लेते हैं इसकी दूसरी अवस्था, P2, V2, T2, ρ2, S2, U2, तो ये दूसरी अवस्था। तो पहली अवस्था से दूसरी अवस्था तक सिस्टम के पहुंचने को तो हम बोलते हैं प्रोसेस। ये एक तरह से क्या हुआ? प्रोसेस। इसी तरह से अगर ये यहाँ से वापस पहली अवस्था में जाता है तो ये एक चक्र बन जाएगा। यहाँ से चलने के बाद यहाँ तक आएगा, और यहाँ से अगर वापस चला जाता है तो ये क्या हो जाएगा? इस चक्र कहलाएगा। इसमें 2 प्रोसेस है। ये हो सकता है कि 2 से ज़्यादा प्रोसेस हो। जब 2 से ज़्यादा प्रोसेस हो तब मान लेते हैं हम जो तीसरी अवस्था है सिस्टम की, वो यहाँ मान लेते हैं। ये है सिस्टम की तीसरी अवस्था, जिसके अंदर
P3 T3 V3 U3 S3 रो 3, इस तरह से जितनी भी इसकी जो थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टीज है उनको हम लिख सकते हैं। तो ये सेकंड स्टेज या सेकंड अवस्था, ये थर्ड है। तो एक प्रोसेस 1 से 2, दूसरा 2 से 3 और तीसरा वापस अगर इनिशियल पॉइंट पे आ जाता है तो ये कहलाएगा चक्र। तो किसी भी चक्र, तो इस तरह का कोई भी थर्मोडायनेमिक साइकिल बनाना असंभव है जिसमें बिना ऊष्मा दिए वह कार्य कर सके। यही PMM1 है। तो PMM1 को हम किस तरह से डिनोट कर सकते हैं कि ये बिना ऊष्मा दिए वर्क कर सकता, असंभव है कि जब Q बराबर 0, दी गई ऊष्मा 0 हो और वह कार्य कर दे। यहाँ पे हम ऊष्मा दे रहे हैं Q बराबर 0, मतलब हम ऊष्मा इसको नहीं दे रहे हैं और कार्य कर दे। तो ये मशीन क्या है? PMM1। इस तरह की मशीन बनाया जाना असंभव है जो बिना ऊष्मा लिए कार्य कर दे। और ये हम सभी जानते हैं कि बिना खाए हम भी काम नहीं कर सकते, हमें भी किसी न किसी फॉर्म में एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है। वो एनर्जी चाहे खाने से मिले, लिक्विड से मिले, जिससे मिले, नहीं तो वर्ल्ड ऑटोमेटिक चलता। तो अब हमें ये चीज़ समझ में आ गई कि बिना हीट के कार्य तो नहीं होगा। तो अब हम हीट तो देनी ही पड़ेगी। तो अब ये प्रथम ला है वो हीट और वर्क के अंदर एक रिलेशन बताता है कि वर्क को हीट में कन्वर्ट किया जा सकता है या ट्रांसफॉर्म किया जा सकता है, बदला जा सकता है। इस तरह हीट को वर्क के अंदर, वर्क को हीट में बदला जा सकता है। तो ये दूसरी परिभाषा हम क्या बोलेंगे? दूसरा जो अपना पॉइंट है ये यही है कि ऊष्मा व कार्य आपस में परिवर्तित किए जा सकते हैं। अर्थात ऊष्मा को कार्य में तथा कार्य को ऊष्मा में परिवर्तित किया जा सकता है। कार्य ऊष्मा का समानुपाती होता है। कार्य ऊष्मा का समानुपाती होता है। तो इसको अगर हम लिखें कि वर्क डन W है, तो ये किसके समानुपाती होगा? Q के समानुपाती होगा। जितनी ज़्यादा ऊष्मा देंगे उतना ही ज़्यादा कार्य होगा। तो ये एक तरह से इनमें आपस में इनका जो रिलेशन बता रहा है, हीट एंड मैकेनिकल वर्क आर इंटर कन्वर्टिबल, आपस में एक दूसरे में परिवर्तित हो सकते हैं। वर्क को हम हीट में बदल सकते हैं और हीट को वर्क में बदल सकते हैं। तो ये ला हमें ये बताता है कि दोनों में रिश्ते बताते हैं, रिलेशन बताता है। यहाँ जो प्रोपोर्शनलिटी है तो उसका जो कांस्टेंट है उसको हम लिखते हैं W बराबर जे यहाँ पर क्या है? जूल्स मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ हीट। अब J की जो वैल्यू है वो डिपेंड करेगी कि हम जो हीट और वर्क को जो यूनिट है वो किस सिस्टम के अंदर ले रहे हैं। अगर हम MKS के अंदर ले रहे हैं तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? J की वैल्यू, J को हम किस तरह से डिनोट करेंगे? J बराबर W अपॉन Q। अगर MKS में वैल्यू निकालनी है तो J की वैल्यू हो जाएगी 426.934 kgf मीटर किलोग्राम फोर्स। kgf मीटर मीन्स इसको हम 400 अप्रोक्सीमेट 427 लिख सकते हैं, 427 लिख सकते हैं। और उसका जो यूनिट है वो क्या है?
kgf मीटर पर किलो कैलोरी। तो kgf फोर्स की यूनिट है, किसमें, एमकेएस में, और फोर्स और मीटर, तो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट ये वर्क होता है। तो ये वर्क को हम kgf मीटर में डिनोट करते हैं एमकेएस में, और किलो कैलोरी हीट को रिप्रेजेंट करते हैं। लेकिन अगर एसआई यूनिट की बात करें तो एसआई यूनिट में हम हीट और वर्क दोनों को ही जूल में रिप्रेजेंट करते हैं। तो उस टाइम जे की वैल्यू क्या हो जाएगी, एसआई में जे की वैल्यू हो जाएगी, कि दोनों ही किस में डिनोट कर रहे हैं, हम जूल के अंदर डिनोट कर रहे हैं। तो जो वर्क है वो भी जूल में और क्यू है वो भी जूल में, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 1। जे की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 आ जाएगी, और उसको किलो जूल पर किलो जूल, क्यों दोनों की वैल्यू क्या है। और अगर इसको हम कैलोरी की बात करें, अगर हीट को अगर कैलोरी में लिया तो फिर अपनी जो वैल्यू हो जाएगी, इसमें हीट को अगर कैलोरी में लेते हैं और वर्क को जूल में लेते हैं, तो ये जो कांस्टेंट है इसकी वैल्यू अपनी आ जाएगी 4.18 किलो जूल पर किलो कैलोरी। इसे हम ये भी समझ सकते हैं कि 1 किलो कैलोरी बराबर 4.18 किलो जूल होता है। और यहाँ पर ये एक क्वेश्चन ये आता है कि कैलोरी और जूल उनमें बड़ी यूनिट कौन सी है। तो इसमें जो बड़ी यूनिट है वो है कैलोरी। बड़ी यूनिट की कैसे पहचान करते हैं कि उसकी बड़ी यूनिट की अगर यूनिट वैल्यू लेते हैं और उसकी वैल्यू अगर दूसरी जो कन्वर्टिबल में उसकी वैल्यू 1 से ज़्यादा आती है तो इसका मतलब वो वैल्यू बड़ी है। तो 1 कैलोरी बराबर 4.18 जूल है। तो यहाँ पर बड़ी जो यूनिट है वो कैलोरी है और छोटी यूनिट है वो जूल है। तो इससे हमें दूसरा जो था कि दोनों वर्क और कार्य आपस में कन्वर्टिबल है। तीसरी जो परिभाषा इसको और सही तरह से रिप्रेजेंट करती है वो है कि जो साइक्लिक इंटीग्रेशन है, अगर हम ये जो सिस्टम ले रहे हैं थर्मोडायनामिक का सिस्टम ले रहे हैं, तो थर्मोडायनामिक सिस्टम में जब भी कोई साइक्लिक प्रोसेस एग्जीक्यूट होता है, साइक्लिक प्रोसेस मीन्स जो हमें अभी जो बात की तो पूरे साइकिल कंप्लीट जिस अवस्था से सिस्टम चला उसी अवस्था में वापस आ जाए तो ये साइक्लिक प्रोसेस कहलाएगा। तो इसमें अलजेब्रिक सम ऑफ द वर्क ट्रांसफर इज इक्वल टू अलजेब्रिक सम ऑफ द हीट ट्रांसफर। तो उसका जो टोटल सिस्टम को दी गई हीट टोटल वर्क के बराबर होता है। तो इसे एक तरह से साइक्लिक इंटीग्रेशन ऑफ द वर्क इज इक्वल टू साइक्लिक इंटीग्रेशन ऑफ द हीट, इस तरह से हम इसको समझ सकते हैं। या इसको अब किसी क्लोज सिस्टम की बात करें या किसी बंद तंत्र या किसी बंद ऊष्मागतिक तंत्र की बात करें जो कि एक चक्र से गुजरता है, प्रोसेस से गुजरता है, तो ऊष्मा का चक्रीय समाकलन कार्य के चक्रीय समाकलन के तुल्य होता है। चक्रीय समाकलन को हम इस तरह से डिनोट करते हैं, डेल क्यू इज इक्वल टू चक्रीय समाकलन ऑफ वर्क। या इसको हम अगर समेशन के रूप में लिखें तो इसको हम लिख सकते हैं कि चक्रीय प्रोसेस में अलजेब्रिक सम ऑफ हीट बराबर अलजेब्रिक सम ऑफ वर्क। ये अलजेब्रिक सम का मीन्स क्या है कि इसमें हमें जो इसको डेनोट करते हैं, नोटेशन जो है ऊष्मा और कार्य का, उसको भी हमें ध्यान में रखना है। वो क्या है, वो जैसे कोई ये सिस्टम है अपना, अगर ये सिस्टम है तो इसमें
जब भी हीट सिस्टम को दी जाती है तो उसको हम पॉजिटिव से डिनोट करेंगे, और जब हीट सिस्टम से बाहर निकलती है तो इसको नेगेटिव से डिनोट करेंगे। इसी तरह से जब कार्य सिस्टम पर किया जाता है, ऑन द सिस्टम, तो कार्य होगा नेगेटिव, और जब सिस्टम के द्वारा किया जाता है तो वो होता है पॉजिटिव। इसका हम ध्यान रखना है। तो सिस्टम पर अब जितने भी तरह की ऊष्माएं हैं Q1 Q2, उनका अगर Q1 दी जा रही है सिस्टम को तो वो प्लस में ली जाएगी, Q2 अगर ऊष्मा निकाली जा रही है तो माइनस में हो जाएगी। इस तरह से सभी का अलजेब्रिक सम लेंगे। इसी तरह से जैसे हम एक नेक्स्ट एग्जांपल में बात करते हैं, इसको इस तरह से समझ सकते हैं। ये अपना कोई सिस्टम है, इसमें ये Q1 है, ये Q2, Q3 और Q4। अब इसी तरह से अगर वर्क की बात करें, वर्क सिस्टम के द्वारा किया गया Q1, W1, W2 ऑन द सिस्टम पर कार्य किया गया, W3 सिस्टम द्वारा किया गया। अब इनमें ऊष्मा और कार्य दोनों का जो अलजेब्रिक सम है वो कार्य के अलजेब्रिक सम के बराबर होगा। तो इसके अंदर हम साइन के साथ लिखेंगे कि जो Q1 है ये क्या होगा, पॉजिटिव, तो Q1, Q2 भी पॉजिटिव, Q3 और Q4 माइनस में, Q यहाँ से ऊष्मा निकले तो इसको हम लिखेंगे माइनस Q3 और माइनस Q4। अब इज इक्वल टू जो कार्य, तो कार्य यहाँ पे W1 ये तो पॉजिटिव है, सिस्टम के द्वारा किया जा रहा है, और W3 ये भी पॉजिटिव, लेकिन W2 ये है नेगेटिव। तो यहाँ पर W1 और माइनस में W2 और प्लस W3। तो ये अलजेब्रिक सम ऑफ हीट इज इक्वल टू अलजेब्रिक सम ऑफ वर्क। तो इस तरह से फर्स्ट लॉ को हमने तीनों परिभाषा से डिस्क्राइब किया। परपेचुअल मोशन ऑफ फर्स्ट काइंड कि ऐसी कोई भी मशीन नहीं है जो बिना ऊष्मा दिए कार्य करे। दूसरा, हमने कार्य और ऊष्मा के अंदर उसकी इंटरचेंजेबिलिटी उसको देखा। तीसरा, उसका जो किसी भी सिस्टम को उसका जो चक्रीय समाकलन है, ऊष्मा का चक्रीय समाकलन और कार्य का चक्रीय समाकलन दोनों बराबर होते हैं। इसका जो ब्रॉड रूप है, ये हम जैसे क्लोज सिस्टम की बात कर रहे हैं तो फर्स्ट लॉ है, फर्स्ट लॉ का उसको हम ओपन सिस्टम के लिए भी लागू कर सकते हैं और स्टेडी फ्लो के लिए भी लागू कर सकते हैं। तो इसका आगे हम डिटेल में भी स्टडी करेंगे। अगर इसको हम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स फॉर एन ओपन सिस्टम के लिए बात करें तो इसको कैसे बताएंगे, तो उसको हम समझते हैं पहले। अभी तक हमारा जो सिस्टम है वो हम किसके लिए बात कर रहे थे, क्लोज सिस्टम की बात कर रहे थे। लेकिन अब हम जो बात कर रहे हैं वो हम बात कर रहे हैं ओपन सिस्टम की। तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स फॉर एन ओपन सिस्टम, ओपन सिस्टम में कैसे लागू करेंगे, तो सबसे पहले हम इसका एक ओपन सिस्टम का डायग्राम बनाते हैं।
अगर किसी टरबाइन को हम ले सकते हैं, इसमें टरबाइन एक तरह से ओपन सिस्टम की तरह बिहेव करता है। तो यहाँ पर हम एक टरबाइन लेते हैं, ये टरबाइन है। इनकी शाफ्ट, यहाँ से स्टीम इंटर कर रही है और यहाँ से स्टीम आउट। तो ये एक तरह से ये जो पाइप है ये अपना पाइप हो जाएगा एग्जॉस्ट पाइप, और यहाँ का जो पाइप है वो एक तरह से इनलेट का पाइप हो जाएगा। तो ये हो गया अपना एग्जॉस्ट पाइप। और ये स्टीम इनलेट पाइप। स्टीम इनलेट पाइप। ये शाफ्ट रोटेट करेगी, प्राइमरी की शाफ्ट। इससे हम जनरेटर भी जोड़ सकते हैं या इस वर्क को हम कहीं भी काम में ले सकते हैं। तो जब भी ओपन सिस्टम की स्टडी करते हैं तो वहाँ हम कंट्रोल वॉल्यूम थ्योरी को काम में लेंगे, और जब क्लोज सिस्टम की बात करते हैं तो वहाँ पर सिस्टम अप्रोच को काम में लिया जाता है कैलकुलेशन पर्पज़ के लिए। तो यहाँ पर ये आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यहाँ हम एक कंट्रोल वॉल्यूम लेंगे, तो कंट्रोल वॉल्यूम ले लेते हैं हम। ये जो वाइट रेक्टेंगल है इसके अंदर का जो पोर्शन है इसको हम लेते हैं कंट्रोल वॉल्यूम। कंट्रोल वॉल्यूम। और इसके जो सरफेस होता है इसको हम बोलते हैं कंट्रोल सरफेस। कंट्रोल सरफेस। इसमें अगर हमने हीट, इस सिस्टम को हीट हमने क्यों हीट सिस्टम को दी, किसके थ्रू, स्टीम के थ्रू। और जो शाफ्ट पे जो हमें वर्क मिला, यहाँ पे जो शाफ्ट पे जो वर्क मिला वो मिला W। तो जो दी गई ऊष्मा से हमें एक तो वर्क मिल गया, इसके अलावा जो स्टीम इनलेट हुई, इनलेट यहाँ पे हो रही है और आउटलेट, तो उस स्टीम की जो एनर्जी है उसमें भी कुछ चेंज आएगा। तो जो दी गई ऊष्मा क्या क्या काम कर सकती है, एक तो एनर्जी चेंज करेगी। तो एनर्जी कौन कौन सी होती है, तो एनर्जी काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी और इंटरनल एनर्जी। कोई सी भी हो सकती है, जो नहीं है उसको हम क्रॉस कर देंगे। तो यहाँ अगर हम एनर्जी का फॉर्मूला लगाएं तो एनर्जी की जो दी गई ऊष्मा है वो हमारी ये हो जाएगी Q इज इक्वल टू डेल E प्लस W। यहाँ पर जो हमने ऊष्मा दी, तो ये क्या फर्स्ट ला ही बता रहा है। फर्स्ट ला क्या बता रहा है कि हम एक ऊर्जा को दूसरे में चेंज करते हो। यहाँ पर हीट को हम
किस किस में चेंज कर दिया, वर्क में चेंज कर दिया और इंटरनल एनर्जी में चेंज कर दिया, इंटरनल नहीं एनर्जी में चेंज कर दिया। ये जो एनर्जी है, तो ये जो एनर्जी है ये क्या क्या हो सकती है, ये काइनेटिक एनर्जी हो सकती है, प्लस पोटेंशियल एनर्जी हो सकती है, प्लस इंटरनल एनर्जी हो सकती है। इसको भी डेल से शो कर सकते हैं, डेल यू। अगर काइनेटिक एनर्जी में कोई चेंज नहीं है, अगर जो सिस्टम है उसमें कोई किसी तरह मूवमेंट नहीं है, तो ये जीरो हो जाएगी। अगर पोटेंशियल एनर्जी, उसका अगर जो डेटम है, जो सिस्टम है उसका डेटम चेंज नहीं कर रहे, उसका हाइट चेंज नहीं कर रहे, तो पोटेंशियल एनर्जी भी जीरो हो जाएगी। तो फिर ये सिस्टम एक तरह से क्लोज सिस्टम की तरह बिहेव करेगा, जिसके अंदर जो सिस्टम था उसमें एनर्जी जा सकती है और आ सकती है। लेकिन यहाँ पर हमने स्टीम आ रही है तो ये ओपन सिस्टम होगा, ये ओपन सिस्टम होगा। क्योंकि यहाँ पर मास का ट्रांसफ़र भी हो रहा है साथ साथ में, सिर्फ हीट का ट्रांसफ़र ही नहीं हो रहा। अगर हम सिर्फ हीट का ट्रांसफ़र करते तो क्लोज सिस्टम ले लेते, लेकिन यहाँ पर मास का आ रहा तो इसको अपन ओपन सिस्टम देंगे। तो इस तरह से हम जो गैस का फर्स्ट, जो थर्मोडायनामिक्स का फर्स्ट लॉ उसका यूज़ करते हैं। इस नियम की कुछ कमियां हैं, उसके बारे में हमें जानना आवश्यक है। इसमें क्या क्या कमी है, जो लिमिटेशन, लिमिटेशन ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, जो फर्स्ट लॉ है उसकी क्या क्या लिमिटेशन है। तो ये एक्चुअल में इससे हमें एक चीज़ तो पता चली कि कार्य ऊष्मा में परिवर्तित किया जा सकता है और ऊष्मा को कार्य में परिवर्तित कर सकते हैं, लेकिन जो हीट को कार्य में परिवर्तित करते हैं उसकी कंडीशन हमें पता नहीं चलती कि ये कब संभव है कि हीट को हम कार्य में बदल सके। तो पहली कमी या पहली लिमिटेशन इसकी क्या है कि जो कन्वर्जन है वह हीट का जो कार्य के अंदर कन्वर्जन हो रहा है, तो ये कब पॉसिबल है, इसकी जो पॉसिबिलिटी हमें पता नहीं चल रही। दूसरा, इसमें डायरेक्शन का पता नहीं चलता। जो हीट है कि हीट की डायरेक्शन क्या है, सिस्टम को जा रही है, सिस्टम से बाहर निकल रही है, तो हीट के डायरेक्शन का पता नहीं चलता। तो पहली कमी यही हो गई एक तरह से कि इसमें हीट का डायरेक्शन पता नहीं चलता। और जो दूसरी कमी है वो ये है कि वर्क को पूरी तरह से हीट में बदला जा सकता है, लेकिन ऊष्मा या हीट को पूरी तरह से कार्य में परिवर्तित नहीं किया जा सकता, जो कि अपना जो सेकंड पॉइंट था, जिसमें इसमें हमने बोला कि वर्क इज कंप्लीटली प्रोपोर्शनल टू गिवन हीट। लेकिन यहाँ पर इसका जो रिवर्स है, हीट को पूरी तरह से कार्य में परिवर्तित नहीं कर सकते। ये जो दो कमियां थी, इन कमियों को दूर करने के लिए हम दूसरे और लॉ की खोज हुई और इस तरह से हमारे पास आया थर्मोडायनेमिक्स का सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। एक तरह से जो फर्स्ट लॉ ही इसका बेस था, जो सेकंड लॉ का बेस क्या था, फर्स्ट लॉ की जो लिमिटेशन थी वो एक तरह से सेकंड लॉ की बेस था। उन कमियों को दूर करने के लिए सेकंड लॉ है, जिसका हम अगले ई लेक्चर में डिस्कशन करेंगे। उम्मीद है काफ़ी कुछ समझ में आया है और हम स्टडी करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे, डिस्कशन करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।